नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आज हमारे लिए बेहद खास दिन है क्योंकि हम 1 साल पूरा करने जा रहे हैं और सोने से भी सुनहरा रहा है हमारा पहला साल। खूब हुआ धमाल और आगे भी करते रहेंगे कमाल। सभी दर्शकों को पहले साल में ही इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। अब आगे भी हमारी कोशिश यही होगी कि ट्रेडिंग टिप्स के साथ आपके लिए पल पल की खबरें और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता बढ़ाने का काम करेंगे। हालांकि कमोडिटी की ABCD जैसे प्रोग्राम के जरिए कमोडिटी मार्केट को लेकर लगातार हम अवेयरनेस प्रोग्राम तो कर ही रहे हैं, लेकिन नए साल में अब हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम का दौर ग्राउंड से भी होगा, जहां हम अपने दर्शकों से सीधे जुड़ेंगे। बिजनेस जर्नलिज्म के तरीके में बदलाव लाने का हाई टाइम है। सिर्फ जार्गन्स बोलने नहीं, इसे समझाने की भी काम यहाँ पर होगी। कोशिश होगी दूसरे साल में ज़्यादा से ज़्यादा हम जागरूकता प्रोग्राम चलाएं। आज इस खास दिन पर भी सहयोग देने के लिए आज हमारे साथ कुछ इंडस्ट्री के जाने माने दिग्गज 5 बड़े चेहरे हमारे साथ आज मौजूद है। अरुण रस्ते साहब होंगे, MD और CEO हैं NCDX के। साथ ही हमारे साथ M महापात्र हैं, DG हैं IMD के। दोराब मिस्त्री साहब हैं, डायरेक्टर है गोदरेज इंटरनेशनल के और जाने माने एडिबल ऑयल इंडस्ट्री के जाने माने एक्सपर्ट है। साथ ही सोमसुंदरम PR साहब है, रीजनल CEO इंडिया हैं WG से, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के। और साथ ही किशोर नारने जी हैं, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले सोमसुंदरम साहब, आपके पास आना चाहेंगे। हमारा पहला साल, आज पहली एनिवर्सरी है हमारे चैनल की। आप क्या शुभकामना हमारी टीम और हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे सर? Well, it is actually one thing which it's always good to get news from your channel because sorry, can you hear me? Yeah, I think this is one channel which people turn to for confirming every news. Let me put it like that. So congratulations and all the best. जी किशोर सर, अब आपके पास आते हैं। गोल्ड के लिए अगर कहें तो पिछले 1 साल में जब से हमारी शुरुआत हुई है ईटी नाउ स्वदेश की, जबरदस्त साल रहा है। करीब करीब 10% की तेजी हमने गोल्ड में अब तक देखी है और ये रैली क्या आगे भी अगले 1 साल भी कंटिन्यू होगी और होगी तो कहां तक जा सकती है? किस तरह का व्यू गोल्ड पर आपका है? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन, और पहले वर्ष की आपका ढेर सारे शुभकामनाएं। और गोल्ड ये पूरा साल आपको एक साइडवेज टू नेगेटिव टेरिटरी में था। और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो भारतीय निवेशक को 2 तरीके के फायदा हुआ। एक है रुपये का डिप्रिसिएशन की वजह से, दूसरा इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की वजह से जो फायदा मिला। ये दोनों जो भारतीय निवेशकों को बचाया रखा हुआ है गोल्ड में। अगर ग्लोबल मार्केट्स देखें तो ऊपर से अब करीब 12-15% करेक्ट हुआ, बट मार्केट स्ट्रक्चरली मंदी नहीं। वो कल के आपको मूव के बाद काफी हद तक इन्वेस्टर्स को कंफर्म हुआ होगा। जहां से भी आपको हल्का सा डॉलर का वीकनेस दिखता है, वहां पे तुरंत गोल्ड और सिल्वर दोनों में बहुत ही स्ट्रांग बाउंस बैक देखने के लिए मिलता है। सो प्रिडोमिनेंटली ये करेंसी प्ले हुआ है कि रादर देन ए सेफ हेवन एसेट परचेज। तो आई थिंक जो हालांकि जो रिस्क एसेट्स जो है कि इधर इक्विटीज हो गया, करेंसीज में है, तो जहां पे थोड़ा बहुत जो रिस्क ऑफ सिनेरियो चल रहा था और स्पेशली यूके का टैक्स कट अनाउंसमेंट्स के बाद जो माहौल बना था, वो कहीं ना कहीं कल जो थोड़ा बहुत जो पार्शियल विड्रॉल के बाद जो सेंटिमेंट थोड़ा सा वापस सुधर गया है, वो हमको कल गोल्ड सिल्वर में देखा है। उसका जो इम्पैक्ट है गोल्ड सिल्वर में देखा है और थोड़ा बहुत ये सेंटिमेंट जारी रह सकता है। कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुरंत पूरा रिवर्स हो गया है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स अभी भी ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता रहेगा, तो थोड़ा बहुत तो उसका दबाव रहेगा। बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक फ्लोर के नजदीक में आ गया है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अगले 2-3 महीना 4 महीने में जो धीरे धीरे इसको निवेश करना शुरू करना चाहिए, वैसा माहौल बन रहा है। सर, सोमसुंदरम साहब, जिस तरह के ग्लोबली अब धीरे धीरे माहौल बेहतर हो रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के लिए, और अब अपील की जा रही सेंट्रल बैंकों से भी कि ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी तेजी से हो रही है उसको भी रोका जाए, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है। क्या ये सारे फैक्टर्स अब गोल्ड के लिए आपको सपोर्टिव रख रहे हैं और क्या लग रहा है गोल्ड के लिए कैसा माहौल होगा आने वाले साल में? See, all the factors that you mentioned are very, very supportive of gold. But there is a question which is being asked often
that if all these things are so good for gold, why is the gold price not going up? Of course, it has slightly strengthened in recent times, but gold price has really not reacted so strongly. And the question often comes, why is the case? That's because in the very short run, the gold price is being influenced heavily by the US interest rates and the strength of the US dollar. But our point is, as we see, will that alone be able to contain the real problems, the inflation? People are talking about recession in the West. Now, these are serious worries. At this moment of time, they seem to not occupy the attention of the investors. They are more focused on interest rates. Therefore, there is obviously move away from gold. And that is why the gold price has not reacted. But eventually, next year, we believe that if inflation is not controlled as they would like it, there is only a limit to which you can increase interest rates. That is the time when gold will react very, very strongly. अरुण रस्ते साहब, सबसे पहले आप हमारी टीम को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे और पूरे दर्शकों को ईटी नाउ स्वदेश के पहला 1 साल पूरा करने के लिए आप क्या कहेंगे सर? बहुत बहुत बधाई आप लोगों को कि आपने 1 साल पूरा कर लिया। तो हम तो यही चाहते हैं कि जैसे इकोनॉमिक टाइम्स अपनी प्रीमियर पोजीशन पे हैं जब फाइनेंशियल जर्नलिज्म की बात आती है, उसी तरह ईटी नाउ स्वदेश हिंदी जर्नलिज्म में उतनी ही ऊंचाई तक पहुंचे। ये हमारी आप सभी के लिए शुभकामनाएं, और आपकी व्यूअरशिप और जितनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी हमारे लिए बच्चा है कि हमारा मैसेज लोगों के पास पहुंचेगा। तो आपकी व्यूअरशिप लाखों और करोड़ों की संख्या में हो, यही हमारी आपके लिए शुभकामनाएं। हमारे साथ दोराब मिस्त्री साहब भी है। सर, आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं हमारे दर्शकों के लिए? ठीक है विश्वमोहन, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और लगते रहो। मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट चल नहीं सकती मीडिया के बिना, और आप लोग सब सारी चैनलें बहुत अच्छा काम कर रही है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि ईटी ने भी ईटी स्वदेश लगा दिया और 1 साल से ये बहुत ही कामयाब प्रोग्राम चल रहा है। हमारे साथ आईएमडी के डीजी एम महापात्र भी हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, आपकी तरफ से पहले साल के लिए क्या रिएक्शन, क्या शुभकामनाएं हैं सर? धन्यवाद। मैं सबसे पहले ईटी नाउ संदेश को बधाई देता हूं कि अभी 1 साल पूरी हो रहे हैं, और सभी दर्शकों में भी बधाई देता हूं और ये शुभकामना देता हूं कि ईटी नाउ के जरिए जो संदेश मिल रहा है इसको उपयोग करें और समाज के हित में लगे। चलिए, अब बाजार की भी कुछ बात कर लेते हैं। अब सोने के बाद हमने गोल्ड की बात की, किशोर नाने साहब से उनकी चाल समझी, सुमा सुंदरम साहब को क्या लग रहा है, चांदी की भी चाल समझ लेते हैं। किशोर सर, जिस तरह की रिकवरी अब चांदी में वापस से देखनी शुरू हो गई थी, गोल्ड सिल्वर रेशियो 100 को टच करने वाला था, लेकिन अब बढ़िया यहाँ पर एक मूव देखने को मिल रहा है, कैचअप रैली चांदी में देखने को मिल रही है। क्या ये रैली आपको कंटिन्यू होती दिख रही है और कहाँ तक ये रैली जाएगी, और अगले 1 साल का आपका व्यू चांदी को लेकर क्या है? चांदी जो कल उनका जो क्लासिकल मूव आप देखा है कि कितना जो सप्रेस करके रखा हुआ था चांदी के प्राइसेस। आई थिंक सेंटिमेंटली चांदी हाई बीटा कमोडिटी है, मतलब रिलेटिव टू गोल्ड हमेशा अपसाइड और डाउन साइड दोनों साइड आउट परफॉर्म करता है। बट स्ट्रक्चरल तेजी है सिल्वर में। स्ट्रक्चरली जो डिमांड सप्लाई सिचुएशन है 2022, 23 और 24 तक भी इसका डिमांड सप्लाई से काफी एक्सीड कर रहा है और डेफिसिट सिनेरियो में आ गया है। सो बेसिकली प्राइमरी सप्लाई जो है वो डेफिसिट में है। आई थिंक इन्वेंट्री कंजम्पशन की तरफ जा रहा है। तो स्ट्रक्चरली तेजी है सिल्वर में, बट बिकॉज सेंटिमेंट और रिस्क ऑफ की वजह से और डॉलर के स्ट्रेंथ की वजह से जो दबाव में है प्राइसेस, वो कहीं ना कहीं जैसा कल जो स्प्रिंग छोड़ दिया गया ऐसा एक्शन हमको देखा गया है। तो सिल्वर इज नोन फॉर इट। मेरे हिसाब से सिल्वर का आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। एंड खास करके मैं 1 साल का अगर व्यू देना चाहता हूं तो
प्रोबेबली गोल्ड से सिल्वर बेहतर लगता है एज ऑफ नाउ, और अपसाइड में आपको 75 टू 82,000 के आसपास तक आपका सिल्वर अपसाइड हो सकते हैं। अगेन ये ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टर्स को, गोल्ड का जो कंफर्ट आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा रहता है, जब ये गिरेगा आपको डर लगेगा। तो वो जब आप वो रोलर कोस्टर राइड के लिए अगर तैयार है तो सिल्वर लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। अदरवाइज इफ यू आर स्टेबल इन्वेस्टर, आपको बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव पसंद नहीं है, तो गोल्ड बेहतर रहेगा। बट इफ यू आर हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टर, सिल्वर काफी अच्छा पोजीशन में है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप 20 से 30% तक नुकसान झेलने के लिए तैयार है पोर्टफोलियो में, जो भी आपको इंडिकेटिव जो आपको रिटर्न दिखेंगे, अगर वो नुकसान झेलने के लिए तैयार है तभी आप चांदी में उतरे। क्योंकि हो सकता है जो टारगेट किशोर सर कह रहे हैं 75 से 82 हज़ार रुपए एक साल, उससे पहले बहुत कुछ नीचे के भी लेवल हो सकते हैं देखने को मिल जाए। अगर वो आप देख सकते हैं फिर आप चांदी में उतरे। अगर स्टेबल रिटर्न चाहिए, कम रिटर्न चाहिए, तो फिर गोल्ड आपके लिए बेहतर है। अब डिमांड की बात कर लेते हैं सोमसुंदर साहब। ग्लोबल डिमांड की बात करें तो हालांकि आप यहाँ पे गोल्ड काउंसिल को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन गोल्ड और सिल्वर की तुलना में किस तरह की डिमांड, किस तरह के डेटा वहां पर मिल रहे हैं ग्लोबली? The demand has been soft for the first 2 quarters of this calendar year. We had already mentioned that there has been an outflow, particularly in the second quarter, which is June quarter. There was outflow of gold from the ETFs, which was compared with the huge inflow last year. It actually pulled the demand down. And jewelry demand again was pulled down because of the lockdown in China. These factors haven't gone away. So while global demand will be improved by the India's seasonal demand, we don't think that that will be enough to actually pull the overall demand up. So overall, if you look at the global demand, you will see that it will continue to be soft. Central banks continue to buy gold, but not as much as they bought last year. So that is again positive, but not as big as last year. So overall scenario is global demand will be better, but it will not be in excess of what we saw last year second half. यानी बेहतर तो रहेगी, लेकिन जो पिछले साल या उससे पहले जो हमने देखा था उस तरह की डिमांड नहीं रहेगी, ऐसा सोमसुंदरम साहब मानते हैं। चलिए अब कुछ ब्रॉडर आउटलुक भी वायदा बाजार की ले लेते हैं। हमारे साथ एनसीडीएक्स सीएमडी अरुण जी भी हैं। अरुण जी, वायदा की, खास करके एग्री वायदा की सबसे बड़ी चिंता है कम वॉल्यूम, प्राइस डिस्कवरी नहीं, हाजिर और वायदा में तालमेल नहीं, तमाम तरह के ऐसे रहते हैं। मैं कई सारे ऐसे ग्रुप में भी हूँ जो ट्रेडर्स के ग्रुप हैं, उनको लगता है कि हम वायदा में आते तो हैं लेकिन यहाँ पर पैसे नहीं बनते, मार्केट में डेप्थ नहीं है। सर, इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस कैसे लाया जा सकता है ताकि जो सेंटिमेंट खराब हुआ है पिछले कुछ समय में, खास करके एग्री डेरिवेटिव मार्केट को लेकर, इसको कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, इसमें मैं 3 या 4 चीजें कहना चाहूंगा। भारत का जो मार्केट, रेगुलेटेड मार्केट है, जो हमारा रेगुलेशन है, शायद दुनिया के बेस्ट रेगुलेटेड मार्केट्स में है। क्योंकि सेबी के आने के बाद उसमें आपने 2 या 3 चीजें देखी होंगी। कभी भी जब वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, तो सेबी की तरफ से, एक्सचेंज की तरफ से कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं, जैसे पोजीशन लिमिट ले ली जाती है, मार्जिन्स को चेंज किया जाता है, जिससे बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं हो और किसी का बहुत ज्यादा नुकसान या फायदा नहीं हो। तो ये बहुत ज्यादा प्रोएक्टिवली हमारे रेगुलेटर की तरफ से किया जाता है। तो मैं मतलब रेगुलेटर को बिल्कुल दोष नहीं दूंगा, मैं तो उनकी तारीफ करूंगा कि उनके कारण ये मार्केट आज की तारीख में बड़े अच्छे से चल रहा है। ये पहली चीज। दूसरा, सरकार को भी मैं दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सरकार को सबसे जो गरीब तबका है उसका ध्यान रखना है। और अगर ये बिल्कुल बिल्कुल, यानी रेगुलेटर का काम तो सराहनीय है ही, लेकिन जब तक मार्केट में पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ेगा, भागीदारी बड़े लेवल पे नहीं आएगी, तब तक मुश्किल है कि उस लेवल के सुधार आना। दोराब मिस्त्री साहब, अब आपसे बात करेंगे कंज्यूमर्स के लिहाज से। फेस्टिव सीजन है, आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से दाम कम आए हैं, क्या ये गिरावट आगे भी जारी रहेगी और कितनी गिरावट आ सकती है? दोराब जी। हमारे कंज्यूमर को हिंदुस्तान में काफी राहत मिल चुकी है। मेरा मानना है कि और भी दाम गिरेंगे, और अब सरकार के सामने ये समस्या है कि किसान का क्या होगा। और इसलिए मेरा सुझाव था सरकार को कि थोड़ी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए ताकि दाम टिके और हमारे किसान, जो कि काफी बड़ी फसल सोयाबीन की और काफी बड़ी बोई मस्टर्ड सीड की करने वाले हैं, उनको कॉन्फिडेंस रहे।
तो अब आपने जैसे बताया, अब फेस्टिवल का सीजन है, शायद सरकार ने सोचा होगा कि कंज्यूमर को जो राहत मिली है वो राहत चालू रहने दे, लेकिन मेरा कहना है कि कंज्यूमर को काफी राहत मिल चुकी है और अब हमको किसान के इंटरेस्ट को भी संभालना है। और मेरा मानना है कि सरकार इस सुझाव को काफी ध्यान से स्टडी कर रही है और आगे थोड़े दिनों में कुछ ना कुछ फर्क इंपोर्ट ड्यूटी में जरूर होगा। यानी दाम कम हो गए, कंज्यूमर्स को तो राहत मिल रही है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि किसानों को भी राहत दी जाए। तो इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी की जरूरत है, वायदा बाजार को वापस से लाने की जरूरत है, तिलहन वायदा को खासकर। ये अहम सुझाव दोराब जी की तरफ से है। अब किसानों की बात हो रही है तो इस साल का जो मानसून था काफी इरेटिक था। हालांकि काफी सारे इलाके थे, 83% से ज्यादा इलाके जहां पे अच्छी बारिश हुई, लेकिन कई सारे इलाके ऐसे भी थे जहां पर बारिश नहीं हुई। हमारे साथ आईएमडी के डीजी हैं महापात्रा सर। सर, ओवरऑल इस साल के मानसून को आप कैसा कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से कैसा था, और क्या आप कैसे रेट करेंगे इस मानसून को? 2022 का मानसून सीजन बहुत अच्छा रही है। पूरी कंट्री का एवरेज रेनफॉल देखें तो ये लगभग 106% रहा लॉन्ग पीरियड एवरेज की, यानी लगभग 92 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ है और नॉर्मल जैसे 87 सेंटीमीटर थे। और सिर्फ गैंजेटिक प्लेन्स का जो एरिया है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गैंज वेस्ट बंगाल और कुछ इलाका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की, जहां डेफिशिएंट रेनफॉल रहा। अदरवाइज रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ कंट्री में बारिश अच्छा रहा है और नॉर्मल टू एक्सेस रेनफॉल हुआ है, यानी लगभग 17% ऑफ एरिया में डेफिशिएंट रहा और रिमेनिंग 83% एरिया में नॉर्मल टू एक्सेस रेनफॉल हुआ है। यानी कुल मिलाकर अच्छी बारिश हुई है। 83% एरिया थे जहां पर सामान्य उससे ज्यादा बारिश हुई और 70% के आसपास का एरिया ऐसा था जहां पे कम, सामान्य से कम बारिश हुई। लेकिन सर, अब ला नीना को लेकर है, क्योंकि ला नीना काफी एक्टिव था पूरे मानसून सीजन। अब आगे जब हम विंटर की तरफ जाएंगे, विंटर मानसून की तरफ, वहां पर किस तरह की स्थिति ला नीना की बन रही है? क्या अभी भी एक्टिव है और उसका क्या असर होगा? अभी जो स्टेटस है वो ला नीना कंडीशंस जारी है ओवर द पैसिफिक ओशन, और ला नीना कंडीशन का प्रभाव यही होता है कि ये साउथ ईस्ट मानसून के लिए तो अच्छा है, मगर नॉर्थ ईस्ट मानसून के लिए ला नीना कंडीशंस अच्छा नहीं होता है। दैट मीन्स जो हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून का ज्यादा प्रभाव जो होता है वो है साउथ ईस्ट पेनिनसुला, यानी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला और सदर्न पार्ट्स ऑफ कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। मगर सिर्फ पेनिनसुलर पार्ट की बात करें हम, ये पेनिनसुलर पार्ट में जो हमारा उम्मीद है वो है कि नॉर्मल रहेगा इस बार। ओके, यानी नॉर्मल रहने की उम्मीद आगे भी लगाई जा रही है। जो इधर हम अक्टूबर से दिसंबर के बीच में भी सामान्य बारिश की संभावना है और अगले एक हफ्ते के लिए भी मानसून ज्यादा यहां पर बारिश होने की कई राज्यों में संभावना है। अब आखिरी सवाल दोराब जी आपसे होगा। पाम तेल की बात कर रहे थे, क्योंकि हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट पाम तेल ही करते हैं, तो आपको पाम तेल में यहां से कितनी गिरावट की संभावना और लग रही है? आपने 10-15% की गिरावट की संभावना, लेकिन कितने रिंगिट तक आ सकता है मलेशियाई पाम फ्यूचर्स? मेरे प्रस्ताव में मैंने फोरकास्ट किया कि सितंबर के एंड तक 3000 हो जाएगा और फिर भी दाम गिरते रहेंगे और दिसंबर की अंतिम या तो जनवरी के पहले थोड़े दिनों तक में 2500 रिंगित का भाव हो जाएगा, यानी कि और भी ज्यादा 10 से 15% की गिरावट आ सकती है दाम में, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा है, डिमांड कम है, डॉलर बड़ा स्ट्रांग है और दुनिया के कई देशों में, भारत से अलग दुनिया के कई डेवलप्ड देशों में रिसेशन की संभावना है। तो ये रिसेशन के टाइम में कमोडिटी मार्केट में तेजी नहीं चल सकती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि दाम और भी गिरेंगे और इसलिए मैंने सरकार को बड़ी नम्रता के साथ सुझाव दिया कि इंपोर्ट ड्यूटी थोड़ी बढ़ाई जाए। यानी इंपोर्ट ड्यूटी अब यहां से बढ़ाने की जरूरत आ गई है और दाम आगे भी कम होंगे, ऐसा दोराब जी लगता है। शुक्रिया दोराब जी आपका, महापात्रा साहब आपका, सुमा सुंदरम साहब, वक्त कम था, हमारा खास एडिशन था, और किशोर सर आपका भी बहुत